Today's story is Lost String, Stories of Stolen Childhood. This is the second part of this story. I want to drive a car. And the first part was sometimes I find a rupee note in the garbage was titled. तो आज हम दूसरा इसका पार्ट पढ़ेंगे. आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार. मैं एक कार चलाना सीखना चाहता हूँ. एंड रिटन बाय एनीस जंग. तो लेट अस स्टार्ट. आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार. तो आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. जब मुकेश कहता है, एनीस जंग यानी ऑथर उससे पूछती है, तो वो कहता है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार. मैं एक कार चलाना सीखना चाहता हूँ. तो वह इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. तो ओन मास्टर का मतलब वह अपना मालिक खुद बनना चाहता है. इस पर वह जोर देके कहता है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार. आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंस. आगे वह कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा. जब उससे पूछा जाता है डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स. जब उससे ऑथर ने पूछा कि तुम कार के बारे में कुछ जानते हो क्या. आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार. He answers, looking straight into my own eyes. Looking straight. Looking straight का मतलब होता है सीधे मेरी आंखों में देखते हुए वह बात करता है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ. Looking straight का मतलब सीधे मेरी आंखों में देख के बात करना. पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है I will learn to drive a car. मैं एक कार चलाना सीखूंगा. His dream looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town Firozabad, famous for its bangles. His dream looms like a mirage. उसका जो सपना है, उसका जो एक लूम्स माने एक स्पष्ट सा एक रोशनी की किरण की तरह. मिराज यानी मिराज का मतलब होता है मृगमरीचिका. यानी एक रेगिस्तान में एक रेत को पानी समझकर जब वो चमकती है तो हिरन उसके पानी के तलाश में भटकता है. तो एक मृग तृष्णा जिसको कह सकते हैं हम. तो उसी प्रकार से मिराज उसके लिए आता है. अमिड द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन. यानी फिरोजाबाद में जो इस कस्बे में रहते हैं पूरे जो वहां पर स्ट्रीट दैट फिल्स डस्ट ऑफ स्ट्रीट. वो सारी सड़कें जो उन गलियों की सारी सड़कें हैं जो धूलों से भरी हुई हैं फिरोजाबाद की, उसकी जिस गलियों में रहता है वहां पर एक मृग तृष्णा की तरह यानी मिराज की तरह उसकी आंखों में एक रोशनी टाइप की चमक टाइप की देखने को मिलती है. यानी जिस सपने को लेकर है वो सपना दिखाई देता है. अब ये एक ऐसा इंसान है जो अलग हटके कुछ करना चाहता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे. तो यही फिरोजाबाद जो है फेमस फॉर इट्स बैंगल्स यानी अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है. तो यहाँ क्लियर हो गया फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है. अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ बैंगल्स के लिए प्रसिद्ध है. और यहाँ पर वो बंदा जो है ऐसी परिस्थितियों में भी एक सपना देखता है कि मैं कुछ हटके काम करूंगा और मैं एक कार का मैकेनिक बनूंगा यानी उसे ड्राइव करूंगा. तो एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स. फिरोजाबाद की हर दूसरी फैमिली वहां पर चूड़ियों का ही काम है, वहां पर चूड़ियों के काम करने में लगी हुई है. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेज वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स. और यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है. तो इसमें इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी ग्लास ब्लोइंग जो इंडस्ट्री है ये उसका सेंटर है हमारे देश का यानी इंडिया का. और जहाँ पर हर फैमिली जो है स्पेंट जनरेशन जहाँ कई परिवारों ने अपनी पीढ़ियाँ जो है उनकी खत्म हो गई वर्किंग अराउंड फर्नेसेज यानी उन इंडस्ट्री में जो वहाँ पर इंडस्ट्री हैं उद्योग हैं उनके जो यानी जहाँ पर ग्लास को ब्लो किया जाता है यानी ग्लास ब्लोइंग की जाती है. ग्लास को कांच को गलाया जाता है. उन बड़ी बड़ी भट्टियों के पास काम करते हुए इनकी कई पीढ़ियाँ खत्म हो गई. वेल्डिंग ग्लास करते हुए यानी कांच को गलाते हुए मेकिंग बैंगल्स चूड़ियाँ बनाते हुए ऑल द वुमन बने उन प्रदेश के महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए कांच को गलाते हुए उन भट्टियों के आसपास खड़े होकर क्या है इनकी कई पीढ़ियां स्पेंट जनरेशन कई पीढ़ियां इनकी खत्म हो गई. इन द लैंड इट सीम्स यानी यहाँ पर जो है ऐसा हमें लगता है. एंड मुकेश फैमिली इज अमंग देम. मुकेश का परिवार भी उसी काम में लगा हुआ है.
None of them know that it is illegal for children like him. Like him का मतलब होता है मुकेश की तरह, मुकेश की तरह अन्य कई लोग, none of them माने उनमें से कोई नहीं जानता है कि ये बच्चों के लिए यहाँ काम करना इलीगल है यानी गैर कानूनी है। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस यानी उन ग्लास के भट्टियों के आसपास, फर्नेसेस मीन्स भट्टियों के आसपास काम करना बिल्कुल इलीगल है, गैर कानूनी है। विद हाई टेम्परेचर क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, उन सब कांच खिलाया जाता है उन भट्टियों के पास। इन डिंजी सेल्स, और डिंजी का मतलब होता है बिल्कुल गंदे टाइप की कोठरियां, सेल बनी हुई है जिसके अंदर वो काम करते हैं। विदाउट एयर एंड लाइट जहां सांस लेने के लिए भी ढंग की हवा नहीं है और ढंग की रोशनी नहीं है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड यदि कानून लागू किया जाए, इन्फोर्स किया जाए, लॉ अगर कुड गेट हिम यहाँ पर मुकेश भी यहाँ से बाहर हो जाएगा। एंड ऑल दो 20,000 चिल्ड्रन और अन्य जो है 20,000 चिल्ड्रन यानी 20,000 बच्चे भी मुकेश के साथ आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेज माने उन गर्म भट्टियों से वेयर दे स्लॉग देयर डेलाइट ओवर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। तो वहां पर उन सबसे बाहर हो जाएंगे जहां पर वो क्या काम कर रहे हैं, स्लॉग देयर डे लाइट ओवर्स। स्लॉग का मतलब होता है काम करते हैं, डे लाइट ओवर्स माने दिन भर, जो दिन भर वहां पर उन कई घंटों में जो बाहर धूप होती है तो अंदर इन अंदर कोठरियों में वो काम करते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी, कई लोगों की आंखें की रोशनी लॉस हो जाती है यानी उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। तो अगर यहाँ लॉ लागू किया जाए तो मुकेश के अलावा बहुत सारे बच्चे यहाँ से, क्योंकि वो 18 साल से नीचे के हैं इसीलिए वो सब बाहर हो जाएंगे। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट। तो मुकेश की जब वह जो है वॉलंटियरली मीन्स जब स्वेच्छा से मुझे अपने घर की ओर ले जाता है, ठीक है, विजिट यानी टू टेक मी होम जब मुझे अपने घर की तरफ ले जाता है तो मुकेश की आंखों में एक बीम माने एक चमक दिखाई देती है। एज ही वॉलंटियर्स टू टेक टू मी होम यानी जब वह मुझे स्वेच्छा से अपने घर की ओर चलने के लिए कहता है, अपने घर ले जाता है, ले जाने के लिए कहता है, विच ही प्राउडली सेज और बड़े प्राउड होके कहता है कि बीइंग रिबिल्ट हम अपने घर को ठीक बना रहे हैं, रिबिल्ट दोबारा से बिल्ड कर रहे हैं। We walk down sticking lanes choked with garbage, past homes that remain ovals with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of human and animals coexisting in a primeval state। तो लंबा चौड़ा सेंटेंस है, मैं इसे तोड़ तोड़ के पढ़ा देता हूँ। तो वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स जब मैं उसके साथ चलती हूँ तो वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग माने उन बदबूदार सड़कों पर, गलियों के रास्ते जो सड़कें हैं वहां पर, चोक्ड विद गार्बेज वो रास्ते पूरे गार्बेज से यानी कचरे कूड़े से जो हैं चौक हुए हैं, बंद पड़े हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन ओवल्स मैं उन घरों से गुजरती हूँ जो घर क्या है, होवल्स यानी खंडहर टाइप के लग रहे हैं। क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बल का मतलब होता है बिल्कुल टूटे हुए दीवारें टाइप की हैं उनकी। वुबली डोर्स उनके दरवाजे बिल्कुल वुबली माने हिल रहे हैं। नो विंडो कोई खिड़कियां नहीं है वहां पर। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ यानी वो क्राउडेड माने वो घर भरे पड़े हैं किसे, फैमिलीज ऑफ ह्यूमन यानी मनुष्यों के अपने परिवार से, मानव के परिवारों से, एंड एनिमल्स माने जानवर यानी दोनों जो हैं वो घरों में एक साथ रहते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं यानी एक साथ रहते हैं। जैसे कि प्राचीन काल में प्राइमियल का मतलब होता है प्राचीन काल में रहते थे। तो इस तरह का उनका रहन सहन। क्लियर? He stops at the door of one such house, bang a wobbly iron door with his foot and pushes it open। तो ही स्टॉप्स जब वो आगे बढ़ते बढ़ते वह ऐसे ही एक घर के पास रहता है, रुकता है, एक दरवाजे के पास रहता है यानी घर के दरवाजे के पास। और वन सच हाउस माने ऐसे ही घर। बैंग ये वुबली आयरन डोर, और बैंक का मतलब होता है यानी लात मार के खोलता है, हल्का सा लात से खोलता है। वुबली आयरन डोर वो वुबली है, बिल्कुल हिलता डुलता, बिल्कुल बहुत ही जीर्ण शीर्ण स्थिति में।
लोहे का बना एक दरवाजा है, विद हिज फुट यानी अपने पांव से उसे धकेलता है, एंड पुशेज इट ओपन, ठीक है, खोलता है। तो वी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक, तो तब हम जब अंदर जाते हैं तो उसका घर जो है हाफ बिल्ट माने आधा बना हुआ है। सैक, सैक का मतलब होता है झोपड़ी टाइप। कैसा घर है? झोपड़ी टाइप के। देखो सैक, ये कई प्रकार के झोपड़ी के लिए कई वर्ड आएंगे जिसे मैं स्पष्ट करता रहूंगा आप लोगों को, तो क्योंकि मीनिंग आप खुद समझ लें, तो क्योंकि इतना वीडियो बहुत लंबा हुआ है ये। सैक का मतलब लकड़ियों से बना हुआ, ऊपर टिन हिन टाइप के डाल रखे हैं, तो उसे कहा जाता है। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, जिस घर ग्रास इज, उसका एक पार्ट जो है थैच्ड माने यानी ऊपर से छत डाल रखी है, विद डेड ग्रास माने सूखी घास से, सूखी घास की छत पड़ी हुई है उस मकान पे। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेक लीव्स, और वहीं घर के अंदर फायरवुड माने होता है आग जलाने वाला, लकड़ी जलाने वाला, स्टोव माने चूल्हा, जो लकड़ी जलाने वाला जो चूल्हा है वहां पर एक जल रहा है। ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल्स, और जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा पतीला टाइप का रखा है जिसमें सीजलिंग स्पिनेक लीव्स, स्पिनेक का मतलब होता है पालक की पत्तियों की, सीजलिंग माने वो पक रहे हैं, ठीक है, यानी उनकी सब्जी बन रही है। On the ground in large aluminium platters are more chopped vegetables. On the ground, और वहीं पर जो है इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एक एल्यूमिनियम का एक बहुत ही बड़ा प्लेटर्स यानी परात टाइप का बड़ा बड़ा टाइप का बर्तन रखा हुआ है। आर मोर चॉप्ड, उसमें बहुत ज्यादा जो है सब्जी, चॉप्ड माने काट के, यानी सब्जी काट के रखी हुई है। क्लियर? A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. A frail young woman, frail means होता है बहुत ही दुबली पतली कमजोर सी महिला जिसकी उम्र ज्यादा नहीं है, यंग वुमन आया है, is cooking the evening meal for the whole family. अपने परिवार के लिए शाम का खाना, यानी पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है। Through eyes filled with smoke, she smiles. थ्रो आईज, उसकी आंखें जो हैं फिल्ड विद स्मोक माने धुएं से भरी हुई, क्योंकि खाना बना रही है तो लकड़ी का चूल्हा है, तो उस धुएं से भरी हुई आंखों से सी हमें देख के वह मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की क्या है? वाइफ है। क्लियर? नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, सी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। और यहाँ पर नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स यानी जिसकी उम्र ज्यादा नहीं है, सी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट, यानी वह बहू के तौर पर यहाँ पर कमांड कर सकती है, यानी कहने उसको कोई इज्जत दी गई है, बहू है वह इस घर की, ठीक है। द डॉटर इन लॉ यानी डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ठीक है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, यानी 3 व्यक्तियों का, पुरुषों का चार्ज उसके पास है, जिसमें उसका अपना हस्बैंड मुकेश है, देवर, और उसके पिता यानी ससुर, ठीक है, उनके पिता। क्लियर? When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. When the older man enters, older man मतलब जब उसके ससुर या अन्य बुजुर्ग जब घर पर एंटर करते हैं, she gently withdraw, वह बड़े आराम से जो है अपने आप को बिहाइंड द ब्रोकन वॉल माने वो दीवार जो है, टूटी हुई दीवार है, उसके पीछे साइड में कर लेती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने वेल को यानी अपने घूंघट को सर से थोड़ा सा चेहरे की तरफ कर देती है, यानी घूंघट निकाल लेती हैं। As custom demands, daughter-in-law must wear their faces before male elders. जैसे कि कस्टम डिमांड करता है, यानी प्रथा जो है, यानी जो प्रथा है, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल, यानी बहू को जो है अपना घूंघट के द्वारा सर को क्या किया जाता है, थोड़ा सा ढक लिया जाता है जब कोई मेल एंटर यानी सयाना पुरुष कोई घर में एंटर करता है, उसके सामने घूंघट के सामने घूंघट कर लिया जाता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोज्ड बेंगल मेकर, और यहाँ पर जो है वो कौन है, एल्डर जो सयाने मेल हैं, वो एक इम्पोरिस्ड यानी एक गरीब
चूड़ी बनाने वाले हैं, यानी उनके ससुर होंगे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बैंगल मेकर, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school। यानी डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, यानी कई सालों के कठिन मेहनत के बाद, डिस्पाइट माने के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले उन्होंने एक टेलर का काम किया इसके ससुर ने, देन ए बैंगल मेकर, उसके बाद चूड़ी बनाने का काम किया। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट, लेकिन इतना हार्ड लेबर के बाद भी वह फेल रही, असफल रहे, टू रिनोवेट ए हाउस, यानी अपने घर को रिनोवेट करने में असफल रहे, यानी घर को मरम्मत ढंग से नहीं कर पाए। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने में भी वह फेल रहे, यानी असफल रहे, नहीं भेज पाए। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles। तो all he has managed, जो कुछ भी उन्होंने मैनेज किया, जो कुछ भी उन्होंने व्यवस्था की, जो कुछ भी उन्होंने काम किया, to do is teach them what he knows, यानी उनको वही सिखाया जो कुछ वह जानते थे। यानी क्या सिखाया, जो क्या जानते थे, the art of making bangles, यानी चूड़ी बनाने का काम उन्हें आता था। इसी कला को उन्होंने अपने दोनों बच्चों को सिखाया। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। तो यहाँ पर मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, दादी जो है, उनका रोल है। वो कहती हैं क्या कहती हैं, इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, यानी ये उनके कर्म है या उनकी किस्मत है। वो कहती हैं हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जिसने अपने हस्बैंड को यानी दादाजी का, तो उनको क्या दिखा, गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स, यानी उन कांच के बने हुए जो बैंगल्स चूड़ियां हैं उनको पॉलिश करते हुए, यानी उनको चमकाते हुए, उसकी जो डस्ट थी कांच की, उसकी वजह से उनको अंधा होते हुए देखा, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो इतना खतरनाक है ग्लास यानी कांच, ठीक है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, सी सिंप्लाइज, वह यानी वह पूछती है, बताती है कि क्या कैन ए गॉड गिवन लाइनेज, यानी ईश्वर के द्वारा दिया गया जो ये हमें काम है या जो परंपरा है, जो हमारा लाइनेज यानी वंश की परंपरा है, एवर बी ब्रोकन, क्या इसे हम तोड़ सकते हैं, क्या हम इस कार्य को छोड़ सकते हैं। Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad। यानी वो आगे कहती हैं born in the caste of Bengal makers, यानी चूड़ी बनाने के का जो कार्य है, चूड़ी बनाने वाले जो हैं उसी कास्ट में हम लोग पैदा हुए हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं किसान परिवार में पैदा होकर किसान की ही काम करते हैं, बच्चे भी खेतों में ही काम करते हैं, तो वो उस जाति में पैदा हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि वो चूड़ी बनाने का काम है तो वो कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स हो गए। तो इसने कह रही कि हम बेंगल मेकर्स जो है, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, हमने चूड़ियों के काम के अलावा, हमारी पीढ़ियां गुजर गई, इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, इन द यार्ड, चाहे वो घर हो, चाहे वो हमारा आंगन हो, इन एवरी अदर हाउस, हर घर में, दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गलियों में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ चूड़ियों यानी बैंगल्स का ही काम मिलेगा। Spiral of bangles, sunny gold, pedigree, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled handcart pushed by young men along the narrow lanes of this shanty town। लंबा चौड़ा सेंटेंस है, तोड़ के हम पढ़ाते हैं इसे। तो आगे कहते हैं स्पाइरल ऑफ बेंगल्स, यानी स्पाइरल माने ये स्पाइरल जो चूड़ियां होती हैं, जो स्पाइरल होती है ना, जो सर्पिलाकार ऐसे गोल गोल करके घूमती हुई, तो ऐसी जो चूड़ियां हैं कैसी कलर की हैं, सनी गोल्ड
यानी सुनहरे रंग की हैं, यानी सुनहरे यानी गोल्डन कलर की हैं। पेडी ग्रीन, पेडी मीन्स धान यानी हल्के ग्रीन कलर की हैं। रॉयल ब्लू कलर की हैं, पिंक कलर की हैं, पर्पल कलर की हैं, एवरी कलर की हैं, बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। यानी रेनबो के जो 7 कलर हैं उससे जो अन्य कलर बनते हैं सारे जो भी हैं, हर कलर की चूड़ियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लाइन माउंट्स इन केप्ट यार्ड्स, लाई माउंट्स माने ढेर के हिसाब से पड़ी हुए, अनकेप्ट का मतलब होता है बेतरतीब तरीके से, यानी कोई ढंग से उनका ढेर नहीं लगा रखा है। तो यार्ड्स माने आंगन में, यानी आंगनों में बेतरतीब तरह से यानी ढेर के समान ये पड़ी रहती हैं। तो घर पे भी काम करते हैं ये लोग। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड एंड कार्स, ये सारी चीजें पाइल्ड ऑन माने यानी ढेर लगा के रखी जाती हैं 4 व्हील्ड हैंड कार्ड। हैंड का मतलब ऐसी गाड़ी, कार्ड का मतलब गाड़ी, हैंड का मतलब हाथ से, यानी हाथ से चलाने वाली गाड़ी जिसमें 4 पहिए यानी रेड़ी कह सकते हो इसको। रेड़ी पटरी, जो पटरी पर जो रेड़ी लगाते हैं, जो हाथ से 2 हैंडल पकड़ के आगे चले जाते हैं, जिसमें साइकिल टाइप की 4 टायर लगी रहती हैं। तो इस तरह की गाड़ियों में इन चूड़ियों का ऊपर से ढेर लगा के रखा जाता है। पुश्ड बाय यंग मैन अलंग द नैरो लेन्स, और इसको जो है यंग माने जो यंग मैन है, लोग जो हैं अलंग द नैरो लेन्स माने उन तंग गलियों से होते हुए आगे ले जाते हैं। द सेंटी टाउन, सेंटी का मतलब देखो पहले आया था हमारा झोपड़ी के लिए, अब आ गया हमारा सेंटी। सेंटी क्या होता है? ये सेंटी टाउन होता है। सेंटी यानी झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती, जहां बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, उन गलियों से, उन बीच के रास्तों से आगे को ले जाते हैं। ठीक है, हाँ। एंड इन डार्क हटमेंट्स, अब देखो यानी उन सेंटी माने उन झुग्गी झोपड़ियों से, यानी हटमेंट्स जो होता है ये झुग्गी झोपड़ियां असल में ये है, इसमें बहुत सारी झुग्गियां जहां होती हैं वो हटमेंट्स आ गया। और सेंटी जो होता है ये भी उसी प्रकार की एक झोपड़ी है, जरा सा ये जरा ढंग से इसके रखवाली या ढंग से इसका वो नहीं किया रहता है। तो ये अलग अलग चीजें आपके पास आ गई, 3 प्रकार की चीजें आपकी इसमें आ गई। Next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circle of bangles। तो यहाँ पर एंड इन डार्क हटमेंट्स, यानी डार्क माने बिल्कुल अंधेरे हटमेंट्स, उन झुग्गी झोपड़ी जहाँ बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियों की बस्तियां हैं जो हैं। नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, यानी फ्लिकरिंग माने चमकते हुए ऑयल लैंप, तेल के जो लैंप हैं, तेल के जो लैंप हैं उनके फ्लेम माने उनके फ्लेम के, यानी उनके लौ के आगे नेक्स्ट टू लाइन्स माने एक उसी की नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, यानी फ्लेम जो आग लैंप जो जाके चला रखे हैं उसी के आगे बैठकर सिट बॉयज एंड गर्ल्स, यानी बच्चे और लड़कियां बैठकर विद देयर फादर एंड मदर, यानी अपने पिता और माता के साथ बैठे हुए हैं। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, वेल्डिंग पीसेज माने कलर्ड ग्लास माने रंगीन जो कांच के जो टुकड़े हैं, उन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों में जहां पर जो है उनको गला के लगा रहे हैं, यानी भर रहे हैं। इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स माने गोल चूड़ियां, सर्किल यानी गोल जो टाइप की जो बैंगल्स हैं, उन बैंगल्स में वो उनको कांच को भर रहे हैं। अगर कहीं पर रिपेयर करना है, कहीं कुछ करना है तो उसको ठीक कर रहे हैं। तो इस तरह का जो है their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनकी आंखें जो हैं मोर एडजस्टेड टू द डार्क, यानी अंधेरे में उनकी आंखें एडजस्ट हो गई, यानी ज्यादा अच्छा काम करती हैं उनकी इनकी सभी, देन टू द लाइट आउटसाइड, यानी बाहर की रोशनी से ज्यादा अंदर, यानी अंधेरे में यानी लैंप की रोशनी में उनके आंखें ज्यादा एडजस्ट हो गई हैं। अभी क्यों है? क्योंकि वो फैक्ट्रियों कंपनियों में भी, उन इंडस्ट्री में भी क्या गए, उन जो डिंजी सेल्स हैं, जो अंधेरी कोठरियां हैं जहाँ ढंग के उनकी आंखें उसी के हिसाब से एडजस्ट हो गई, तो ये घर पे भी वो ऐसे की तरह काम उनका ज्यादा अच्छा होने लगता है। That is why, आगे बता भी रहा है, that is why they often end up losing their eyesight before they become adults। तो इसी कारण से वो क्या होता है, they often end up, इसी कारण से इस अंधेरे की वजह से ही उनकी आंखों की रोशनी जो है अडल्ट होने से पहले, यानी बड़े होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है या लूज हो जाती है।
Savita, a young girl in a pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. और यहाँ पर सविता यंग गर्ल, एक लड़की है, सविता यंग गर्ल है, इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, जिसने ड्रेप माने होता है यानी हल्का सा कलर जो ज़्यादा चटीला नहीं है, यानी एक रूखा टाइप का ड्रेस, एक हल्की सी जो है पिंक कलर की साड़ी यानी पिंक कलर की ड्रेस उसने पहनी हुई है। सिट्स अलंग साइड एन एल्डरली वुमन, एक बुजुर्ग महिला के बिल्कुल अलंग साइड माने उसके पास में बैठ के काम कर रही है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और छोटे छोटे कांच की पीसों को सोल्डर कर रही है यानी उसमें गला के उनमें भर रही है। As her hands move mechanically like the tongue of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. तो यहाँ पर हम जो है देखते हैं आगे, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, उसका हाथ बिल्कुल मशीन की तरह चल रहा है यानी तेज चल रहा है, लाइक द टंग ऑफ ए मशीन, मशीन के चिमटी की तरह, यानी फटाफट उठा रही है भर रही है, फटाफट उठा रही है भर रही है, चूड़ियों को शोल्डर कर रही है। तो मशीन के टंग यानी चिमटी की तरह उसका हाथ चल रहा है। आई वंडर इफ शी नोज द, मुझे ये बड़ा अजीब लगेगा यानी उसको मालूम हो न हो, शी नोज द सेंसिटिव ऑफ द बैंगल्स, यानी उन बैंगल माने उन चूड़ियों की जो सेंसिटिव जो पवित्रता है, यानी वो चूड़ियां क्यों बनाई जाती हैं, किसके लिए बनाई जाती हैं, उनका क्या महत्व है, यदि इसकी पवित्रता के बारे में वो जाने तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा, यानी हो सकता उसे ये मालूम ही नहीं होगा। दैट शी हेल्प्स मेक, जिसे बनाने के लिए वह अपने यानी उस एल्डरली वुमन के बगल पर बैठी हुई है। It symbolized an Indian woman's सुहाग auspiciousness in marriage, यानी फिर आगे क्लियर करते हैं यहाँ पर ऑथर कि ये चूड़ियां जो हैं सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, यानी भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक हैं। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, यानी मैरिज में यानी शादी में, ऑस्पिशियसनेस यानी शुभ का संकेत है। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed with a henna and red bangles rolled into her wrist. अब जो है इसका इट विल डाउन ऑन सडनली, यानी डाउन ऑन का मतलब होता है समझ में आ जाएगी। इट विल डाउन ऑन सडनली, अचानक उसे एक बात समझ में आ जाएगी। वन डे, एक दिन, व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वेल, उसका महत्व उसे तब पता चलेगा जब एक दिन उसकी शादी होगी, कहने का मतलब यानी व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वेल, जब उसके सर पर एक लाल साड़ी का घूंघट होगा। हर हैंड्स डाइड विद रेड हिना, यानी उसकी हाथों में यानी लाल रंग की मेहंदी लगेगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसके हाथों में कलाई में जो है लाल रंग की चूड़ियां घूम रही होंगी। She will then become a bride, यानी तब वह एक दुल्हन के वेश में होगी। तब उसे समझ में आ गया कि इन चूड़ियों का महत्व क्या है। Like the old woman beside her who became one many years ago, ठीक उसी प्रकार से like the old woman, यानी जो महिला उसके बगल पर बैठी है, beside her माने उसके बगल पर बैठी हुई है, जैसे वह one many years माने कई सालों से, became one many years अगो, यानी कई सालों पहले वह एक दुल्हन के रूप में बनी, यानी वह भी कभी दुल्हन बनी, तो उसी की तरह उसे जो है एक दिन दुल्हन बनना। क्लियर हो गया। She still has bangles on her wrist but no light in her eyes, यानी उस महिला के हाथ में अभी भी चूड़ियां हैं, कलाई में चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर साइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है, यानी चमक नहीं है, यानी वो खुशी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय,
जब उससे कहते हैं, पूछती है ऑथर, तो वो कहती है कि इस तरह से जिंदगी कट रही है कि कभी एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, जिसका मतलब है कि कभी भी मैंने जो है भरपेट खाना नहीं खाया है। सी सीज, ऐसा वह कहती है। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, यानी मुरझाई हुई, दुख भरी, यानी उसमें आवाज में कहती है जिसमें उसकी खुशी बिल्कुल है ही नहीं, ड्रेन है, यानी मुरझाई हुई खुशी में कहती है। सी हैज नॉट इंजॉयड, जिसका अर्थ हमने वो नीचे ऊपर जो कहा था उसका अर्थ नीचे दे रखा है ट्रांसलेट करके। सी हैज नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ, यानी उसने पूरी जिंदगी में, इंटायर लाइफ में कभी जो है भरपेट भोजन भी नहीं किया। दैट इज व्हाट सी हैज रिपीटेड, यानी इसी को वो रिपीट करते हैं। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। तो उसका जो हस्बैंड है, एन ओल्ड मैन यानी बूढ़ा इंसान, फ्लोइंग बियर्ड सेज यानी जिसकी सफेद दाढ़ी जो है फ्लो कर रही है, यानी इधर उधर हिल रही है। क्या कहता है जब उससे पूछती है ऑथर, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ी के अलावा कोई काम ही नहीं आता है। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने ऑल आई हैव डन, जो कुछ भी मैंने किया है, एक घर बनाया है कम से कम, फॉर द फैमिली टू लिव इन, ताकि परिवार उसमें रह सके। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. Hearing him, जब मैं उस बुजुर्ग की बात सुनती हूँ, one wonders यानी मुझे एक आश्चर्य तो होता ही है कि if he has achieved, कम से कम उसने एक घर तो बनाया, जबकि what many have failed in their lifetime, जबकि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में घर बना ही नहीं पाते, उसमें भी असफल हो जाते हैं। ये है ये रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके सर के ऊपर एक छत तो है, घर तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। The cry of not having money to do and यानी घर में पैसा नहीं होने, इसका जो रोना है, इसका जो क्राई है, ये हर घर में ये कहानी है। कुछ पैसा ही नहीं है, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट एंड कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी चूड़ी बनाने के अलावा क्या काम करें, घर में कुछ पैसा है ही नहीं, इसके अलावा और करें तो क्या करें, यही बिजनेस हम करते हैं, काम करते हैं। नॉट इवन इनफ टू ईट, यानी जिससे हमें पर्याप्त, यानी इनफ टू ईट माने खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं होता है। रिंग्स इन एवरीवेयर, और यही किस्सा कहानी, यही बातें, यही रोना धोना हर एवरी होम में यही चलता रहता है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यानी यंग मैन जो हैं, जो जवान व्यक्ति हैं, इको द लेमेंट, ये लेमेंट माने रोना धोना उनका जो है, ऑफ देयर एल्डर्स, वो अपने बुजुर्गों के ऊपर रोते हैं, कहते कि उन्होंने भी ऐसे ही किया, हम भी ऐसे करते, वही उन्हीं के हम भी आगे भुगत रहे हैं। वो कुछ नहीं किया उन्होंने, तो वो कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, समय के साथ साथ समय थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो इट सीम्स इन फिरोजाबाद, यानी इसी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसे वहां पर फिरोजाबाद में ऐसा दिखाई देता है। Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream, यानी years of mind numbing toil, यानी कई सालों से माइंड को खपा देने वाले, माइंड को सुन कर देने वाला इतना टॉयल माने इतना कार्य जो है, क्या है, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, उनके सारे सपनों को, उनकी हर जो शुरुआत कुछ नया करना भी चाहते हैं, इनिशिएटिव अगर लेना भी चाहते हैं तो, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, यानी सपने भी देखना चाहते हैं, उस सबको किल्ड करते हैं। यानी कहने का मतलब इस तरह की स्थिति ने उनके ना वो कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं, ना कोई उनमें सपना, यानी कुछ नए करने के सपना भी वो देख नहीं पाते। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men. तो जब ऑथर उनसे पूछती हैं कि आप लोग जो हैं एक यूनियन, एक ऑर्गेनाइज क्यों नहीं बनाते हैं सभी मिलजुल कर,
यानी कोऑपरेटिव यानी साथ साथ मिलकर एक कोऑपरेटिव यानी एक संगठन क्यों नहीं बनाते हैं, इन लोगों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। जब मैंने जो है ऑफ यंग मैन यानी कुछ ग्रुप ऑफ यंग मैन यानी कुछ लोग वहां खड़े थे उनसे पूछा, who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers, क्योंकि वहां पर जो है ये लोग सभी जो हैं उस ट्रैप में फंस गए थे। फॉलन इनटू द विशियस सर्किल, विशियस माने होता है क्रूर टाइप के, यानी इस तरह के लालची टाइप के जो सर्किल यानी जो इनके सर्किल में इनके घेरे में फंस गए थे, जो मिडिल मैन जो बिचौलिए होते हैं, वो ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, इन लोगों ने जो है इनके पिताओं को, इनके फोरफादर यानी इनके दादाओं को आगे के सबको अपने जाल में फंसा रखा है। इन लालची लोगों का जो है ये जो मिडिल मैन है जो बिचौलिए हैं इन सबको फंसा के रखा। अब कैसे रखा है, इनके ट्रैप में फंस गए सारे। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say। अब ये लोग क्या जवाब देते हैं जब उनसे इस बारे में बात करते हैं कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम सब मिलके आवाज उठाएंगे इंडस्ट्री के खिलाफ, उन लोगों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाएंगे, वी आर द वंस हु विल बी, हम ही लोग होंगे, हु विल बी हॉल्ड, जिसको हमको खींच के ले जाएगी पुलिस, बीटन एंड पीटेगी, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, यानी आप लोगों ने कुछ इलीगल कार्य किया है इसका आरोप लगाकर हमें जेल में बंद कर देगी, खींच के वहां पर बंद कर देगी। ठीक है। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. There is no leader among, उनमें कोई नेता नहीं हो सकता है। No one who could help them see things different, उनमें कोई अलग व्यक्ति नहीं है जो इन चूड़ियों के पेंगल मेकिंग के अलावा अलग काम कर सके, क्योंकि वो अपने पिता के द्वारा कर्ज के डूबे हुए हैं तो बेटा करता है, बेटा फिर आगे कर्ज में डूबा रहता है तो फिर उसका बेटा भी वही करता है। तो ये लाइनें जो इनकी चली आ रही है। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. They talk endlessly यानी अनंत तक, in spiral that moves from poverty यानी घूम घूम के इस जंजाल में, इस कार्य में आगे ही बढ़ रहे हैं। पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। तो दे से यानी वो ये जो बात जो कह रहे हैं एंडलेसली यानी एंडलेसली माने आखिर तक, उनके अंत तक यही बातें रहती हैं कि वो जो पॉवर्टी है, फ्रॉम पॉवर्टी गरीबी है, अपैथी उनकी उदासीनता, टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस जो लालच है, अन्याय है, इसी के कारण ही, इसी चक्कर में ही वो फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से तो इसीलिए जो पॉवर्टी से और इस चीज से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्लियर हो गया है? Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a wave of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians. तो यहाँ पर उनकी जब मैं बातें सुनती हूँ, उनका दुखड़ा जब मैं सुनती हूँ, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मैंने दो तरह की दुनिया देखी। मुझे लगा कि मैं दो तरह की दुनिया देख रही हूँ। वन ऑफ द फैमिली, एक इन लोगों की जो फैमिली जिस कंडीशन में अपना टाइम गुजार रही हैं, अपनी गरीबी में जी रहे हैं, भरपेट खाना नहीं खा पा रहे हैं, अपने बाप दादाओं के कर्ज को उतारने में ही वहाँ काम करना पड़ता है, उन्हें अलग से कुछ सोच नहीं सकते हैं। कॉट इन द वेव ऑफ पॉवर्टी, जिसकी वजह से वो गरीबी में, एक ऐसी फैमिलियाँ हैं जो गरीबी में फंस गई। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, यानी चूड़ी बनाने के जो काम में लगे हैं उस वही उनकी जाति बन गई है, उसी में पैदा होना, ये स्टिग्मा बन गया, उनका एक दाग बन गया, यानी उस जाति में है। द अदर ए विशियस सर्किल ऑफ द सार्क, दूसरी तरह की दुनिया वो है
यानी जो विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार, जो साहूकार लोग हैं जो पैसा खर्च देते उधार देते हैं, जिनके ब्याज के चक्कर में वो फंसे पड़े हैं। विशियस सर्किल माने बहुत ही क्रूर टाइप का, लालची टाइप का जो उनका सर्किल है, उन लोगों का, जो साहूकारों का, मिडिलमैन का और पुलिसमैन का, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले हैं जो, एंड द ब्यूरोक्रेट्स, और अधिकारी और पॉलिटिशियन। एक दुनिया के लोग ये हैं, एक दुनिया के लोग वो हैं। तो ये दो तरह की दुनिया है, इस तरह की देखा जब मैंने देखा। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। टुगेदर माने इसी प्रकार से जो है, साथ साथ दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज, इतना ज्यादा बोझ कर्ज का या कई चीजों का उनके पिता के ऊपर होता है, उसी भार को वो अपने बच्चों के ऊपर रख देते हैं। बैगेज ऑन द चाइल्ड, उन बच्चों पर रख देते हैं। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिस बोझ को बच्चे भी कभी जिंदगी भर नहीं उतार पाते। यही चलता रहता है। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट, यानी थोड़ा बहुत जब कुछ भी उन्हें अकल होती है कि इतना बोझ हमारे सर के ऊपर है, एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, तो अपने पिता की तरह उसे अपना लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ नया कर नहीं पाते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अगर आप कुछ हटके करना चाहते हैं, टू डू एनीथिंग एल्स यानी कुछ आप अलग हटके, बेंगल मेकिंग के अलावा आप अलग से कार्य कुछ करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है बीन टू डेयर, यानी एक हिम्मत का काम करना, डेयरिंग करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जब वो डेयरिंग करेंगे तो इसका मतलब वो ग्रो अप कभी यहाँ हो नहीं सकते, यानी अपनी जिंदगी उन्हें खाना पीना सब कुछ जो है कितने लोगों के द्वारा सताया जाएगा, कितने प्रकार के लोगों पर हमने पढ़ा भी, तो ये अपने आप में ये उनके ग्रो अप यानी उनकी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है उनका। तो when I sense a flash of its in मुकेश I am cheered, जब इस प्रकार की अनुभूति सेंस फ्लैश यानी चमक मुकेश की आंखों में जब मुझे दिखाई देती है, ऑथर कहती है जब मुकेश की आंखों में मुझे इस प्रकार की चमक दिखाई देती है, जब वो कहता है मैं बेंगल मेकिंग के अलावा मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहूंगा, तो वह मुझे बड़ी चीयर करती है, मुझे बहुत खुशी देखने को मिलती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, जब वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहूंगा। ही रिपीट्स, वह 2 बार कहता है इस चीज को। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, जो वह गैरेज में जाएगा और वह सीखेगा कि कैसे मैकेनिक का काम होता है। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज जो है उसका लॉन्ग वे माने दूर है, बहुत दूर है उसके घर से। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वह जोर देके कहता है मैं सीखूंगा, मैं बहुत दूर तक जाऊंगा अपने इस कार्य को सीखने के लिए, यानी मोटर मैकेनिक बनने में जितना भी दूर है मैं जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, इसी समय में उससे पूछती हूँ कि क्या तुम एरोप्लेन चलाना भी सीखोगे, एक अलग टोन में। तो ही इज सडनली साइलेंट, अचानक वो चुप हो जाता है, क्योंकि नो, वो कहता है नहीं। ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड, और वह नीचे जमीन की तरफ दिख लेता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, उसी समय कुछ एरोप्लेन्स जो हैं फिरोजाबाद के ऊपर आसमान में उड़ते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है जब लेखिका उससे क्यों पूछती है डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, ये इसलिए पूछती है कि उस क्या वह बच्चा है या उसमें अकल आ गई है। तो इस चीज को जज करने के लिए ऑन जजिंग, ठीक है, कि उसमें वो हर बात को समझता है, इसको जज करने के लिए पूछती है। क्योंकि जब उसे ये पूछा जाता है तो वह चुप हो जाता है, उसे मालूम है कि ये मेरी हद नहीं है, मैं एरोप्लेन का पायलट नहीं बन सकता हूं। तो इसीलिए वो जमीन के नीचे झुककर जमीन की तरफ देखने लगता है, कहता है नहीं। तो यहां से पता चलता है कि वह अवेयर है, उसे अक्ल आ गई है कि मेरी सीमा एक मोटर मैकेनिक तक की है, मैं आगे इतने बड़े सपने नहीं देख सकता। तो इससे चलता है। तो उसी समय जो है यानी उसकी बात को सच साबित करने के लिए यहाँ पर ये लाइन डाली गई है। कौन सी लाइन डाली गई है? ये वाली लाइन डाली गई है कि उसी समय जो है कुछ प्लेन जो है फिरोजाबाद के आसमान में उसके कस्बे से ऊपर उड़ते हुए यानी दिखाई देते हैं। तो यही है हमारा पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। इसे ध्यान से पढ़ें और बहुत अच्छी समझ में आएगा। बहुत मेहनत कर रखी है। थैंक्स।
to watching this video.